गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, या फिर हमने पढ़ी थी बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है। कल ये आपको बता दिया था बाइंडिंग एनर्जी और कुछ भी नहीं है, आपके न्यूक्लियस को स्प्लिट करने यानी कि उसके कॉन्स्टिट्यूट में स्प्लिट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, बी बार इज इक्वल टू बी बाय ए, यानी कि आपके उसके एटॉमिक मास से अगर हम बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर दें या बाइंडिंग एनर्जी और एटॉमिक मास का जो रेशियो होता है वही उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है। आज हम उसी से रिलेटेड एक ग्राफ को स्टडी करेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है तो क्या इस पर इफेक्ट पड़ता है, और कम होती है तो क्या इफेक्ट होता है एटम्स पे या एलिमेंट्स पे। देखिए आप इस वाले पूरे ग्राफ में देखिए, हमने एक्स एक्सिस पे लिया है मास नंबर ए और वाई एक्सिस पे लिया है हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ओके, अब आप देखिए जैसे जैसे मास इंक्रीज हो रहा है वैसे ही आपकी क्या हो रही है, बाइंडिंग एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम है, ये यहाँ कहीं पर। दैट मीन्स आपका जो मास नंबर है 40 अप्रोक्स जो है या 60 अप्रोक्स जो है वहां पर आपके क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हमारे कंक्लूजन है कुछ कुछ कि बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहाँ पर मैक्सिमम है, 8.8 MeV पर। यानी कि सबसे ज्यादा आपकी बाइंडिंग एनर्जी अप्रोक्स कहाँ पर हो सकती है, जहां पर आपका एटॉमिक मास क्या हो, अप्रोक्स 60 का हो, वहीं पर आपकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जिसकी जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी वो एटम या वो एलिमेंट उतना ही स्टेबल एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, क्योंकि जो बाइंडिंग एनर्जी वो स्टेबिलिटी को शो करती है। जिसकी जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी वो एलिमेंट उतना ही स्टेबल है, और जिसकी जितनी कम होती है वो उतना ही अनस्टेबल एलिमेंट कहलाता है। तो हमारे जहां तक हम 60 यहाँ से यहाँ तक यानी कि आपका अप्रोक्स 40 to 60 जो जिसका भी एटॉमिक मास नंबर है वो मोस्टली स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाते हैं। देन जैसे जैसे हमारा एटॉमिक मास बढ़ता जाता है तो बाइंडिंग एनर्जी से एटॉमिक मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आपके क्या होगा, ये जो रेशियो है वो क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा। और अप्रोक्स अगर आपका जैसे हम मान ले कि ए पर अगर 100 तक मान ले एटॉमिक मास, तो हमारी फिर बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज होती हुई चलती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो भी एलिमेंट होंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, गिरती ही जा रही है। दैट मीन्स आपके जो 122 to 40 तक के जितने भी एलिमेंट होंगे वो A60 से अनस्टेबल ज्यादा होंगे, यानी कि ये स्टेबल को शो नहीं करेगा। यानी कि आपकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, गिरती ही जा रही है जैसे जैसे आपने एटॉमिक मास को बढ़ाया है। तो आप जानते हैं जो हमारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं वो क्या होते हैं, रेडिएशन इसलिए ही इमिट करते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए वो क्या करते हैं, फिर फ्यूशन करते हैं। तो यहाँ वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, अनस्टेबल एलिमेंट कहलाते हैं, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है। और जिसकी जितनी कम बाइंडिंग एनर्जी होगी वो उतने ही स्प्लिट होने की जरूरत पड़, यानी कि वो उतने ही स्प्लिट होते हुए चलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के जितने भी एलिमेंट है, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो अनस्टेबल होते हैं। वो स्टेबिलिटी को फिर फाइंड आउट करने के लिए आपको फिशन रिएक्शन करते हैं। देन वो स्टेबल होके वापस यहीं कहीं पहुंच जाते हैं, तो वो वापस यहाँ पे स्टेबल हो जाते हैं। देन हम यहाँ पर देखिए हमारे 20 to 40 के बीच में यहाँ पर आपके क्या होंगी, बहुत से शार्प पीक्स आ रही। दैट मीन्स उनकी बाइंडिंग एनर्जी कहीं घट रही है और कहीं बढ़ रही है। तो आपको कहीं कहीं कुछ शार्प पीक यानी कि किसी की बढ़ी हुई होंगी और किसी की घटी हुई होंगी। तो ये भी यहाँ पर भी आपका क्या होता है, फ्यूजन होता है। ये भी अनस्टेबल एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या है, बहुत कम है। ये बाइंडिंग एनर्जी कम होने की वजह से क्या होंगी, वो भी क्या होंगे, वो स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो क्या होंगे, दो एलिमेंट एक साथ मिल जाएंगे तो वापस वो कहाँ, यहाँ कहीं पहुंच जाएंगे तो वापस स्टेबल हो जाएंगे। एंड देन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ फ्यूशन होगा, यहाँ फ्यूशन रिएक्शन होगा और यहाँ पे
फ्यूजन रिएक्शन होगा और वही एनर्जी आपकी यहाँ पे क्या होती है, इन दोनों में रिलीज होती है, और वही हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट इस ग्राफ में ये भी पता चला कि जो 4 8 जो मैजिक नंबर हमने पढ़े हैं कि 4 8 12 6, जिन भी एटम का आपका जो इस तरह का 4 के मल्टीपल में आपके अगर एटॉमिक मास नंबर है, तो वो जो है आपके न्यूक्लियाई वो मोर स्टेबल है देन उनके पड़ोसी न्यूक्लियाई से। तो ये जो संख्या कहलाती है वो आपकी क्या कहलाती है, मैजिक नंबर कहलाती है। तो आपको इन सबसे पता चल गया कि अगर आपको एटम्स सबसे मेन जो है आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी सबसे ज्यादा होती है, जिनका एटॉमिक मास लमसम कितना हो 40 to 60 के अप्रोक्स हो, उनकी आपकी बाइंडिंग एनर्जी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। देन अगर आप ए को इंक्रीज करते हुए चलते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, घटती हुई चलती है, और घटती हुई चलती है तो यहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन होने से वापस वो स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। देन हमारे जो कमजोर है यानी कि जो ए जो 20 to 40 के बीच में है, उनमें आपको कहीं कहीं बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा निकलेगी और कहीं कहीं कम दिखेगी। तो ये इसके मेन आपके रिजल्ट है, कंक्लूजन है कि आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये भी पता होना चाहिए कि जो बाइंडिंग एनर्जी है या पर न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आपके न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बताता है कि जितना ज्यादा जिसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी वो न्यूक्लियर उतना ही स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इनकी डेंसिटी के बारे में। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम, कह दो चाहे अपन उसको कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम कह दो। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम तो आपको पता ही होता है, तो रोटेशन से रिलेटेड है, तो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका एंगुलर मोमेंटम, चाहे उसको हम स्पिन बोलते हैं। और इसी स्पिन और या एंगुलर मोमेंटम से हमारे एसोसिएटेड होती है क्वांटम नंबर्स। ठीक है, एंगुलर क्वांटम नंबर्स। तो हम एंगुलर मोमेंटम को चाहे तो हम जे से शो करते हैं, किसी बुक में जे से है या किसी बुक में एस से शो कर सकते हैं। इसका मेन फॉर्मूला अगर हम स्क्वायर के रूप में लिखें तो इसका फॉर्मूला आता है पी जे स्क्वायर इक्वल टू जे प्लस 1 एच क्रॉस का होल स्क्वायर, जहाँ एच क्या है, एच क्रॉस क्या है, तब प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1.0545 into 10⁻⁻34 सेकेंड्स। यह है आपका प्लांक कांस्टेंट। अब हमें अगर इसके एब्सोल्यूट लेने यानी कि प्लस माइनस को इंक्लूड नहीं करना है या एब्सोल्यूट वैल्यू लें, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जे की कैसे शो होगी, जे इज इक्वल टू जे प्लस 1, ये स्मॉल जे है जिसका मान प्लस हाफ या माइनस हाफ के बराबर, क्योंकि ये स्पिन है, तो जे प्लस 1 हाफ एच क्रॉस। ये क्या आएगा आपका, ये आपका है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मान है, और ये जो है आपका स्पिन के रूप में है जिसका मान आपका प्लस हाफ भी हो सकता है और माइनस हाफ भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है, इवन है या ऑड है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉनों की संख्या किस रूप में है। अगर इवन है तो वो कौन से पार्टिकल्स होते हैं, अगर आपके न्यूक्लियस की संख्या इवन है तो वो आपके बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, और ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, बोसोन बोलते हैं। ठीक है, और जो आपके पार्टिकल्स जो हैं अगर उनका इंटीजर हाफ होता है यानी कि ओड मल्टीपल होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मियोन बोलते हैं, और वो कौन सी स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। जो बोसोन और फर्मियोन इनके अकॉर्डिंग ही आपके ये स्पिन क्वांटम नंबर संख्या चलती है। तो वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, प्लस हाफ से माइनस हाफ के बीच में हो सकती है। अब इनकी वैल्यू हम जैसे जैसे यहाँ पे पुट करते जाएंगे हमें इस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर न्यूक्लियस के लिए मिलता जाएगा। देन हमारा अगर इसको हम टोटल निकालना है यानी कि मैग्नेटिक के रूप में निकालना है, तो मैग्नेटिक के रूप में इसको इसी रूप में यानी कि मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम को निकालने का तरीका क्या है आपके पास में, टोटल मैग्नेटिक मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला है mj इज इक्वल टू होता है 2j प्लस 1। जे आप यहाँ से पुट करेंगे और जे यहाँ से आएगा
कौन सा एलिमेंट है, उस अकॉर्डिंग आपका जे का मान इससे निकल के आएगा। और कौन सी स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है उसका मान बोल रही हूँ मैं, और इस जे का यहाँ जे का मान पुट होगा। देन आप अगर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है किसी भी एलिमेंट का, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, 2J+1। तो आपको इसको निकालने के लिए आपको बहुत सारी चीजें का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जे क्या है। देन आपको इस H क्रॉस से अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें इसको टोटल mj निकल के आ जाएगा। अब आपके ये जो J है वो J किससे रिलेटेड है, आपका स्पिन और आपका एंगुलर मोमेंटम के रूप में। इंट्रिंसिक, ये आपका क्या है, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, और ये आपका क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। तो अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के लिए आपका ये एंगुलर मोमेंटम और ये आपका इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम। न्यूट्रॉन के लिए बात करें तो आपका ये आ गया एंगुलर मोमेंटम और ये आपका क्या हो गया, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, टोटल न्यूक्लियर यानी कि स्पिन एंगुलर आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो इसको आपको जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम फॉर एनी एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड आपके क्वाड्रुपल मोमेंट पढ़ेंगे। क्वाड्रुपल मोमेंट और कुछ भी नहीं है, आपको आपके जो न्यूक्लियस है उसकी स्टेबिलिटी को शो करता है, या उसके न्यूक्लियस के जो साइज है वो उससे कितना डाइवर्ट होता है वो उसको शो करता है। आपको पता है क्वाड्रुपल मोमेंटम या आपका जो द्विध्रुव आघूर्ण है, जो डाइपोल होता है, डाइपोल क्या है कि अगर आपका कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किसी डिस्टेंस से रिलेटेड, किसी डिस्टेंस पर सिचुएटेड होते हैं, तो इस तरह का जो सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज क्या होती है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सिचुएटेड होते हैं तो इस तरह का जब आपका रिलेशन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। और यही दो डाइपोल यानी कि ये 2 और एक और 2 आ जाए तो इस तरह के जो पोल्स इलेक्ट्रिक डाइपोल सिचुएटेड होते हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ सिचुएटेड हो और 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ सिचुएटेड हो, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रपोल कहते हैं, या द्विध्रुव चतुर्ध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। अब ये चतुर्ध्रुव आघूर्ण का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, या क्वाड्रुपल मोमेंट का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये आपके जो आपका न्यूक्लियस है वो अपनी शेप से, यानी कि आपकी जो स्फेरिकल शेप है उससे कितना डाइवर्ट होता है उसको शो करता है, कि जो आपका जो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या है, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि उसका शेप जो है स्फेरिकल शेप का है। अब हम इससे इसका ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि वो अपनी इस स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन से कितना डेविएट होता है, उसी सिचुएशन को शो करता है हमारा ये क्वाड्रुपल मोमेंट। अब आपका क्वाड्रुपल मोमेंट अगर हमारे पास में इस Q का मान अगर 0 मिलता है, यानी कि क्वाड्रुपल मोमेंट का मान अगर आपके 0 मिलता है तो हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल शेप का ही रहता है, यानी कि वो अपने इस शेप से डेविएट नहीं होता है। सेकेंड सिचुएशन ये होती है कि अगर आपका Q इज लेस देन हो, आपका इज लेस देन 0 हो, देन इज इन दैट कंडीशन आपका क्या होगा, आपका जो न्यूक्लियस होगा वो इस तरह से ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका न्यूक्लियस का जो शेप है वो इससे इस तरह में डाइवर्ट हो जाएगा। और अगर आपका Q इज ग्रेटर देन 0 है तो वो आपका क्या हो जाएगा, इस रूप में डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये सिर्फ शेप से क्वाड्रुपल क्या कहता है कि आपकी न्यूक्लियस की शेप कैसी हो जाएगी, अगर आपका Q 0 है तो स्फेरिकली रहेगा, Q लेस देन है तो इस रूप में आ जाएगा, और Q इज ग्रेटर देन 0 है तो आपका इस रूप में, यानी कि ये क्या बन जाएगा, आपका लंबा दीर्घवृत्त बन जाएगा, एक तरह से ऑब्लिक शेप बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस तरह से एक क्या बन जाएगा, चपटा, यानी कि चपटे के रूप में आपके इस तरह से इस रूप में आ जाएगा, दीर्घवृत्त शेप में आ जाएगा, चपटे दीर्घवृत्त में आ जाएगा और ये लंबे दीर्घवृत्त में आ जाएगा। तो ये शेप से आपका कितना डाइवर्ट होता है इस चीज को शो करता है। ठीक है,